लास्ट कक्षा में हम लोग साहित्य के पहला जो भाग है पद्य, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और पद्य में प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तकाव्य, गीतिकाव्य के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग साहित्य का दूसरा अंश, दूसरा जो प्रमुख अंग है गद्य, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। गद्य के बारे में आप लोग भली भांति परिचित है और गद्य में बहुत सारे प्रकार है जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप में से किसी को कुछ याद है कि गद्य में आपने किन किन विधाओं में अध्ययन किया है? थोड़ा एक बार सोचने का प्रयास कीजिए। गद्य, प्रोज, थोड़ा ध्यान दीजिए, शायद आपको याद आ जाए। नहीं, गद्य का प्रमुख और लोकप्रिय विधा यह है कहानी, जिसको आप लोग कहते हैं स्टोरीज या फिर अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरीज। कहानी, जैसे कि प्रथम वर्ष में आप लोग बहुत सारी कहानियां पढ़ चुके हैं। बलिरूप पराचितो, छोटा जादूगर, सदगति या अन्य कुछ और। कहानी गद्य की प्रमुख और लोकप्रिय विधा है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी और अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं जो कहानी को बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि कहानी एक ऐसी विधा है जो हर किसी को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है और पढ़ने के लिए आगे रोचकता देती है। तो पहली प्रथम विधा है कहानी। दूसरा है नाटक, ड्रामा। जनरली जीवन में तो हम लोग बहुत से ड्रामा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर साहित्य की प्रमुख विधाओं में, गद्य की विधाओं में नाटक अहम भूमिका निभाते थे, जिसको हम लोग नाटक अर्थात ड्रामा कहा करते हैं। और नाटक थोड़ा अलग है, जो मंच के ऊपर आयोजन किया जाता है वह है नाटक। अभी इस समय नाटकों का मंचन बहुत ही कम हो रहा है, बहुत कम। तीसरी प्रमुख विधा है निबंध। किसी एक विशेष विषय के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर कोई लेखक कोई एक ही विषय के बारे में अपनी जिज्ञासा, अपना ज्ञान हमें प्रदान करता है, तो वो कहलाती है निबंध, जिसे हम कहते हैं एसेस, जनरल एसेस। कोई भी सामान्य निबंध किसी के बारे में भी हो सकता है, जैसे भारत में बढ़ती जनसंख्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो। बचपन में हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि पुस्तकालय, याद है ना, पुस्तकालय, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और अनुशासन। आज जैसे कि स्वच्छता के बारे में हर कोई कह रहा है, स्वच्छता का महत्व। किसी एक विषय के बारे में जब कोई व्यक्ति कुछ लिखता है वो कहलाती है निबंध। इसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, माइंड इट ऑलवेज। निबंध में कभी कोई पात्र हुआ है ना होने की संभावना है। चौथा है उपन्यास। उपन्यास वह विधा है जो साहित्य में गद्य के विधाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधा हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उपन्यासकार हुए हैं, जैसे नाटककार हुए हैं वैसे भी उपन्यासकार हुए हैं। नाटककारों में हम लोग अगर नाम लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम बहुत ही आदर के साथ लेते हैं, क्योंकि भारतीय नाटककारों में इनको हम लोग भारतीय शेक्सपियर कहते हैं, इंडियन शेक्सपियर कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। इसी प्रकार उपन्यास सम्राट हम लोग कहते हैं प्रेमचंद जी को, क्योंकि प्रेमचंद लगभग 20 से भी अधिक उपन्यासों की रचना उन्होंने की है। कहानियां तो उनकी 300 से अधिक है, लेकिन उनको उपन्यास सम्राट कहा था, क्योंकि इससे अधिक उपन्यास, इनसे अधिक उपन्यास अभी तक किसी अन्य ने नहीं लिखा है, जो सामाजिक है, जो आदर्शोन्मुख है, जो चिंतनशील है, जिसको हम लोग उसके बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो है उपन्यास। जो जीवन की किसी एक विधा के बारे में, मतलब जैसे कि हमारे जीवन क्रम में 4 अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था,
प्रस्तुत कर सकते हैं। कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। और आगे बढ़ते हैं एकांकी। एकांकी एक ऐसी विधा है जो नाटक का एक अंश है। जैसे कि नाटक में बहुत सारे दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी में एक या दो दृश्य होते हैं। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सीन, दृश्य। जब नाटक का मंचन होता है तो आगे तो पर्दा तो होता है, पीछे भी पर्दा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सीन, पीछे का पर्दा भी बदला जाता है, क्योंकि नाटक में बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं। हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस मूवी में एक इंटरवल है तो वी कैन बेयर, हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हम लोग सह सकते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पॉपकॉर्न, 10-15 मिनट के ब्रेक। और वही एक ही मूवी में 4-5 इंटरवल्स हो तो यू कैन सिट। लेकिन यहाँ पर नाटक में वो होता है। आज भी नाटकों का मंचन हो रहा है, बहुत कम। जैसे कि महाराष्ट्र के पुणे में अभी भी नाटकों का मंचन कहीं कहीं पर, या फिर पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर आज भी नाटकों का मंचन हो रहा है, लेकिन कम। सो नाटक का ही एक अंश है एकांकी। नाटक में बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा। तो एकांकी में एक या दो, जैसे कि रामायण से संबंधित कुछ नाटक का मंचन हो रहा है, तो अगर राम, लक्ष्मण, सीता मैया राजमहल में है तो ऑटोमेटिकली जो कर्टन है पीछे का वो किसी महल का, दरबार का रहेगा। लेकिन जब वो जंगल चले गए, वनवास चले गए, तो वहां पर पीछे का जो दृश्य होता है ना, उसको बदला जाता है। ध्यान दे देना, सुनिए। सो तब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहां का जो पीछे का पर्दा है ना, उसको बदला जाता है। तो यहाँ पर एकांकी में एक या दो दृश्य होते हैं, हार्डली 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। जीवनी। किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में हम लोग जब अपने विचार व्यक्त करते हैं कोई साहित्यकार के माध्यम से, तो वो कहा जाता है जीवनी, जिसको आप लोग कहते हैं बायोग्राफी। कोई भी एक महान व्यक्ति, जैसे अब्दुल कलाम आजाद हो, गांधी जी हो, नेहरू हो, जिन्ना हो, गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, तो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में जब अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो कहलाती है जीवनी, किसी कहते हैं बायोग्राफी। कभी कभी ऐसा भी संदर्भ होता है कि जो विशेष व्यक्ति है वो स्वयं अपने बारे में स्वयं लिखता है, वो कहलाती है आत्मकथा। आत्मा की कथा, आत्मा मतलब यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। आत्मकथा का अर्थ यह होता है ऑटोबायोग्राफी। कोई एक विशेष व्यक्ति है, जैसे कि कुछ महापुरुष लोग होते हैं, अपने बारे में स्वयं, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी है, गांधी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है, लेकिन कुछ पुस्तक ऐसे भी है जहाँ पर स्वयं गांधी ने अपने बारे में लिखा है। या फिर हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी को ले लीजिए, विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने अपने जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषयों के बारे में उजागर किया है जो कोई जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे विषयों को ही जीवनी में हम लोग बतलाने की या दर्शाने की चेष्टा करते हैं जो कहीं से सुने हैं। क्योंकि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, जैसे केवल आप ही को पता है, इसी प्रकार कोई भी महापुरुष हो, उनके अंदर हम लोग कितनी कमियां हैं वो हम लोग जांच नहीं सकते हैं, केवल सिवाय उनके। तो कोई विशेष व्यक्ति जब अपने बारे में लिखता है वो कहलाती है आत्मकथा। रेखा चित्र, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केच। यस, जो बचपन में हमने बहुत यूज किया ना, स्केच पेन्स, तो इसी प्रकार यहाँ पर इस विधा के लिए नाम है रेखा चित्र, अंग्रेजी में कहते हैं स्केच। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और बहुत सारे लोग जीवन में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन के ऊपर एक रेखा खींच के चले जाते हैं, मतलब उनका प्रभाव, उनका महत्व जब हमारे जीवन के ऊपर होता है तो ऐसे किसी घटना को बेस बना के लिखते हैं, तो वो कहा जाता है रेखा चित्र। रेखा चित्र।
नेक्स्ट विधा है गद्य की संस्मरण। नाम नहीं है, संस्मरण, कुछ यादें। जीवन एक सफर, एक यात्रा है, और इस यात्रा में, सफर में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग बिछड़ जाते हैं। कुछ लोग जब मिलने के बाद जब बिछड़ जाते हैं तो उनसे संबंधित यादों के बारे में, स्मरणों के बारे में कोई व्यक्ति, कोई रचनाकार जब उन यादों को ताज़ा करते हुए लिखते हैं तो वो कहलाती है संस्मरण। महादेव जी एक बहुत बढ़िया संस्मरणात्मक लेखिका है। उनके संस्मरणात्मक पुस्तक बहुत विख्यात है, बहुत पॉपुलर है हिंदी क्षेत्र में। इसे कहते हैं रिमेम्बरेंस। आगे बढ़ते हैं। डायरी लेखन। बचपन में स्कूल में कहा करते थे कि डायरी लिखने की आदत डालो, क्योंकि डायरी लिखना बहुत ही अच्छा होता है, और इतना नहीं, डायरी लिखने से बहुत लाभ है। स्कूल में हमारी मैडम कहा करती थी, लेकिन हमने फॉलो किया नहीं किया, वो प्रश्न आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। डायरी लेखन एक गद्य की ऐसी विधा है जिससे कि हम लोग अपने बारे में जानने की चेष्टा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि डायरी में जब हम लोग अपने जीवनचर्या के बारे में लिखते हैं, दिनचर्या के बारे में लिखते हैं, तो आज हमने दिन में कितने सारे अच्छे काम किए, कितने सारे बुरे काम किए हैं, वो हमारे सामने, वो फहरिस्त, वो लिस्ट, वो सूची हमारे सामने रहती है। और अपने आप को ठीक करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विधा है डायरी लेखन। अगर आप अपने आप को प्योर करना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध, पवित्र, पाक करना चाहते हैं, तो इस विधा को अपनाइए आज से, क्योंकि इस विधा को भी आत्मकथा के रूप में लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आत्मकथा लिखे नहीं है, लेकिन अपनी डायरी को लिखे हैं। उन डायरियों को ही आत्मकथा के रूप में बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे पब्लिशर्स पब्लिश कर चुके हैं, बहुत सारे विशेष सेलिब्रिटीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता। पत्रकारिता, जर्नलिज्म, या आज की भाषा में यस वी कैन से मीडिया। जैसे कि मीडिया दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रिंट मीडिया, दूसरी होती है विजुअल मीडिया। प्रिंट मीडिया वो है जो छपकर आपके समीप, आपके सम्मुख आता है, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरा है विजुअल मीडिया, क्योंकि पत्रकारिता भी गद्य की एक प्रमुख विधा है जो आज हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिना पत्रकारिता के, बिना मीडिया के आज हमारा जीवन आगे बढ़ता नहीं है। जो छपकर आपके सामने आता है वो है प्रिंट मीडिया, जो आपके सामने दिखाया जाता है वो है विजुअल मीडिया। जैसे कि आप लोग टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल, जैसे कि शहर में बहुत भयानक भीकर वर्षा हुई है और नगर, शहर बिकम समुद्र, तो वो जो आपकी आंखों के सामने दिखाता है वो है विजुअल मीडिया। प्रिंट मीडिया जो छप के आता है, पत्रकारिता। और दो प्रकार है, यात्रा वर्णन। हाँ, यात्रा वर्णन। कहीं आप नई जगह चले गए हैं तो वहाँ पर उस जगह के बारे में, वहाँ का जो मार्ग है उससे संबंधित, या फिर जहाँ आप चले गए हैं उस स्थान की विशेषता के बारे में उल्लेख करते हुए लिखते हैं, तो वो कहलाती है यात्रा वर्णन। और आज के संदर्भ में मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यात्रा वर्णन आज बहुत बढ़िया प्रोफेशन भी बन चुका है और गद्य की प्रमुख विधा तो है ही। जैसे मैं पहली बार वैष्णो यात्रा गया, या फिर मक्का या जेरूसलम और समवेयर एल्स मैं कहीं चला गया विजिट करने के लिए, तो मैं पहली बार जब गया तो वहाँ से संबंधित जो भी मेरे अनुभव है उन सालों को, अगर उस साल को अगर मैं लिखता हूँ तो वो कहलाती है यात्रा वर्णन। आपके लिए सिंपल भाषा में कहूँ तो टूर्स एंड ट्रैवलिंग। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स है जहाँ पर आप लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग या फिर NDTV, गुड टाइम्स, ऐसे बहुत सारे चैनल जब देखते हैं तो नए नए प्रदर्शन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। वो कुछ और नहीं बल्कि यात्रा वर्णन ही है, भले ही वो कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी आता हो, भारत के किसी एक स्थान के बारे में हो, या फिर कोई यूरोप कंट्री हो, या फिर कोई अमेरिकन स्टेट हो। और अंतिम है प्रतिवेदन
इसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ कुछ और नहीं है बल्कि रिपोर्ट लिखना। जैसे कि कभी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो सरकार या फिर कोई गैर सरकारी संस्था जो है ना कुछ सर्वे करती है, और सर्वे करने के उपरांत जो है ना उस विषय से संबंधित जो भी कोई जैसे कहा सकता है कोई समाधान सोल्यूशन का निकालने के लिए जिस कोई कमेटी हो, कोई कमीशन हो, जब उसे बुलाते हैं तो उससे संबंधित जो जानकारी देती है उसे कहते हैं प्रतिवेदन, उसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो ये गद्य की कुछ प्रमुख विधाएं हैं। कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी लेखन, पत्रकारिता, यात्रा वर्णन और रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन कहा जाता है। तो ये कुछ गद्य की प्रमुख विधाएं हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग साहित्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और साहित्य क्या है या साहित्य संबंधी जो विधाएं हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है तो साहित्य का अध्ययन करना मूर्खतापूर्ण काम है, और मैं ऐसा आरंभ नहीं करना चाहूँगा। इसलिए पहले इन कक्षाओं में, पहली कक्षाओं में मैं ये आपको समझाने का कुछ हद तक सफल प्रयास मैंने किया है। आशा करूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, और कभी कोई संदेह हो तो आप मुझसे निसंदेह पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूँगा, मैं आज फर्स्ट लेसन आरंभ करना चाहूँगा कबीर। ये आपका फर्स्ट लेसन, पहला पार्ट है कबीर या फिर कबीरदास से संबंधित दोहे। कबीर के बारे में आप लोग स्कूल में बहुत कुछ जान चुके हैं। स्कूल की अवस्था में बहुत बार बहुत सारे टेक्स्ट बुक में कबीर, कुछ छात्र ऐसे कहते हैं कि सर बिना कबीर के तो हिंदी का टेक्स्ट बुक ही नहीं होता है, क्योंकि कबीर इतने पॉपुलर पोएट है कि पूछिए मत। क्योंकि कबीर के बारे में हर कोई जानने की जिज्ञासा व्यक्त करता है, और हिंदी साहित्य का आरंभ में कबीर से बढ़कर कोई और अन्य कवि नहीं था। कबीर के बारे में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रमुख लोग थे जो बहुत कम विचार, जैसे कि विवरण जो है ना ठीक से नहीं दिया गया है। मुझे थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उस समय ठीक से प्रामाणिक अंक उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास कवि है, लेखक है, जिनके बारे में उनसे जन्म, मृत्यु, माता पिता से संबंधित कोई भी प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं था। और खेद के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि कबीर के जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय रह चुके हैं जिनके बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। विधवा ब्राह्मण के गर्भ से जब इनका जन्म हुआ है, लगभग 15th सेंचुरी 1500 शताब्दी में जब इनका जन्म हुआ था, तो एक विधवा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण लोग बहुत ही कट्टरता को अपनाते हैं। कट्टरता मतलब कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट, जो रूल्स रेगुलेशंस को अपनाने वाले हैं। उस समय, उस जमाने में 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में, जब एक विधवा ब्राह्मण ने जब एक शिशु को जन्म दिया था, तो लोक लाज से, क्योंकि ब्राह्मण ही है और ऊपर से विधवा है, और विधवा ने किसी शिशु को जन्म दिया है, तो लोग तो सवाल भिन्न भिन्न ढंग से करेंगे ना, तो इसको कहते हैं लोक लाज। लोक लाज के वजह से जो है ना, उस माँ ने जो है ना उस शिशु को त्याग दिया था लहर तारा नामक तालाब के पास। लहर तारा नामक तालाब के पास उनको त्याग दिया था। लहर तारा नामक तालाब के पास जब उन्होंने त्याग दिया था, तो उस समय वहां से नीरू नीमा नामक एक जुड़ा दंपति वहां से गुजर रहे थे, और शिशु के रोने की आवाज सुनी तो वे लोग बाहर चले गए।
एक किनारे पर टोकरी में एक शिशु के रोने की आवाज़ जानकर जब उन्होंने उस टोकरी को ओपन किया तो उसमें एक शिशु था और उन्होंने सोचा कि शायद कोई किसी कार्य से उस शिशु को त्याग के चले गए, छोड़ के चले गए हैं, फिर वापस आएंगे। लेकिन दोपहर को जब वो पाए थे शिशु को और उसके बाद शाम तक रहे फिर भी कोई नहीं आया, तो उन्होंने यह समझा कि इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ के नहीं बल्कि छुड़वा के चले गए हैं, जस्ट द लेफ्ट। सो ये सोचकर वो नीरू नीमा जो निसंतान है, जिनकी कोई संतान नहीं है, विदाउट किड्स, यस निसंतान थे, तो उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, हाँ बे औलाद उर्दू में कहते हैं। तो जो बे औलाद जो थे तो उन्होंने क्या किया है, उस शिशु को अपनाया है और उन्होंने ही उस शिशु का नामकरण किया था कबीर। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि शायद जब उन्होंने उनकी माँ ने त्याग दिया था तो उनका नाम किसने रखा है, इन्होंने रखा है। जो नीरू नीमा जुलाहा दंपति है, जुलाहा मतलब कपड़े बुनने वाले, कपड़े क्लॉथ्स। सो कपड़े बुनने वाले जो निसंतान दंपति जो है ना, उन्होंने ये सोचा है कि ये ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है, दया है, तो संतान नहीं थी तो उन्होंने ही कबीर को अपनाया था और उस शिशु का नामकरण किया था कबीर। और कबीर ताना बाना बुनते हुए जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि छोटी बहुत अवस्था तक मतलब 10-12 साल तक उन्होंने खेल कूद और दूसरे कार्यों में लगे और अचानक उनके मन में ये प्रस्ताव आया कि मैं कुछ शिक्षा अध्ययन करूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। क्या मेरा जीवन केवल खान पान खेल कूद में बीत जाएगा? आई शुड लर्न समथिंग। ये सोचकर उन्होंने क्या किया है, उस समय के और वहाँ के जो बहुत बड़े आचार्य थे, आचार्य रामानंद, आचार्य रामानंद के पास चले गए। वो उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे और बहुत ही कट्टर ब्राह्मण, स्ट्रिक्ट, पता नहीं वाई टीचर बिकम स्ट्रिक्ट। सो रामायण के पास जब वो चले गए तो रामायण ने पूछा कि तुम अपना परिचय दो, तो कबीर ने कहा है कि मुझे अपने माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है, नीरू नीमा ने मुझे पाला पोसा है, मेरा नाम कबीर है। तो इनसे जीवन से संबंधित जो भी जानकारी है प्राप्त करने के बाद रामानंद ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए अस्वीकार कर दिया है। इसे नो, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्हें अपने माता पिता जन्म स्थान और कुल गोत्र के बारे में जानकारी नहीं है, उसे कैसे मैं शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लूँगा तो तुम जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे शिष्य के रूप में मेरे पास पढ़ने के लिए, मेरे पास दीक्षा अध्ययन करने के लिए। इसलिए ये कहकर आचार्य रामायण जो है ना, कबीर को जो है ना त्याग देते हैं, मतलब अस्वीकार कर देते हैं। नो, I won't just guide you. मैं आपको कोई दीक्षा नहीं दे सकता, तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कबीर बहुत ही जिद्दी थे, पक्खर बहुत ही। सो उन्होंने क्या किया है, ठान लिया है कि किसी को मतलब कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल आचार्य रामानंद जी से ही मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, किसी और से नहीं। ये सोचकर उन्होंने क्या किया है, उस समय के लिए रामानंद की जो भी दिनचर्या है उसके बारे में बहुत कुछ गहन अध्ययन किया है, लाइक रिसर्च किया है। एक महीने तक उन्होंने ध्यान दिया है कि कबीर जी रामायण जी कहाँ जाते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल है, रूटीन है, दिनचर्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और एक पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी फुल मून डे, पूर्णिमा, क्योंकि उस समय अंधकार था ना, मतलब लाइट तो था नहीं, सो इसलिए पूर्णमासी के दिन को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। और जहाँ पर रामानंद रहते हैं उस आश्रम के पास जो एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जाकर एक 10-12 वर्ष का छोटा सा बालक छुप गया है मध्यरात्रि में जाकर, क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में, पर्यवेक्षण में ये प्राप्त किया है कि रामायण जी सवेरे सवेरे उठकर यमुना नदी में स्नान करने के चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि यही उचित समय है, इसी समय पर आचार्य रामायण जी से मुझे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये सोचकर मिडनाइट के समय वहाँ जाके छुप गए हैं और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 3-4 बजे जो है ना, आचार्य रामायण जी उठते थे और यमुना नदी में स्नान आदि करने के लिए चले जाते थे। तो उस समय भी, उस दिन भी मॉर्निंग जब सूरज ढलने से पहले
कुटिया में से आचार्य रामायण बाहर निकले हैं और निकलने के बाद आवाज़ आई तो जो कबीर जो छोटा सा बालक है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो भी जाग गया कुछ आवाज़ कुछ आहट से। और उठने के बाद उन्होंने ध्यान दिया है कि गुरु जी जो है ना यमुना नदी की ओर जा रहे प्रसाद कर रहे, तो उनकी शारों को देख कर वे भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो सीधा क्या किया है आचार्य रामायण जी नदी में चले गए, नदी में। और जनरली आप लोग जानते हैं कि नदी में सीढ़ियाँ होती है, तो इधर से जिस आपको समझाने के लिए मैं ड्रा कर रहा हूँ। सो इधर से वे आए हैं, कौन? गुरुदेव आचार्य रामायण जी आए हैं और आते पीछे पीछे ये भी आ गए थे। सो नदी में कुछ सीढ़ियाँ जो है ना गीली है और कुछ सूखी है, मतलब पानी के ऊपर भी कुछ सीढ़ियाँ है। तो पीछे पीछे बालक क्या है, यहाँ आने के बाद गुरु जी आए हैं और 2-4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीचे पानी में वो अपने आप को अपने देह को शुद्ध कर रहे थे। सो यहाँ पर शुद्ध कर रहे थे और पीछे पीछे कौन? कबीर जी आए हैं और एक सूखी सीढ़ी के ऊपर वो लेट गए हैं। और जैसे ही ये नहा धोने के बाद जब पीछे आए आश्रम की ओर या मंदिर की ओर जाने के लिए, तो जब जा रहे थे तो अचानक जिस सीढ़ी के ऊपर कबीर सोए हुए थे वहाँ पर उनके वस्त्र के ऊपर उन्होंने पाँव रखा है। और जैसे पाँव रखा है तो जनरली ब्राह्मण लोग जो है ना जिनको मानते हैं, जिनके प्रति अपनी आस्था विश्वास रखते हैं, मन ही मन उनका जाप करते हैं, जैसे उनके ऊपर पाँव रखा है तो अचानक उन्होंने क्या किया है, जो अंदर जो जाप चल रहा था वो बाहर क्या कर रहे, राम 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 कहते हुए आगे चले गए। और कबीर उठे हैं, अच्छा तो दिन रात गुरु जी किसका नाम लेते हैं? राम का। इस प्रकार से कबीर आजीवन राम का नाम के सहारे ही अपना जीवन बिताया है। इस प्रकार से उनको राम नाम का उपदेश मिला था आचार्य रामानंद जी के माध्यम से। सो कबीर जो है ना कभी भी कबीर के राम अलग है, रामायण के राम अलग है। रामायण के राम दशरथ राम है और कबीर के जो राम है ना वो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ पर मैं एक बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा, कबीर के राम दशरथ पुत्र के राम नहीं है, उनके राम निर्गुण निराकार है। केवल उनको मन की दीक्षा मिली है आचार्य रामानंद से। मैं आशा करूँगा कि ये थोड़ी बहुत जानकारी कबीर के प्रति आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं इसका शेष भाग आगामी कक्षा में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।